तो मुझे एक चीज़ बड़ा अजीब सा लगता है कि अपना ही प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए 49 ग्राउंड्स बने हुए हैं, जैसे कि रिपेयर वर्क ऑफ द एंसेस्ट्रल हाउस, टाइलिंग वर्क ऑफ द एंसेस्ट्रल हाउस। तो क्या 49 ग्राउंड ही हमारी समस्या है जिसके तहत हम पैसा निकाल सकते हैं? वहाँ मैंने एप्लीकेशन में लिख दिया था कि मेरा गैस स्टोव खराब है, उसको रिपेयर करवाना है। क्या आपका गैस स्टोव खराब था? जी, मेरा गैस स्टोव खराब था और बच्चे की फीस भी जमा करनी थी। 2 दिन का CL चाहिए था, CL ऑथराइज होता है। मैंने सच लिख दिया। ये मीटिंग हुई और मुझे पागल खाना भेज दिया गया है, साइकेट्रिक वार्ड। सत्यमेव जयते। लगातार कहीं भी आप प्रशासनिक विभाग में चले जाएंगे तो ये शब्द आप पाएंगे, लेकिन सत्यमेव जयते के साथ क्या प्रशासनिक विभाग काम करता है? खास तौर पर बात जल सेना, थल सेना और वायु सेना को अगर हम लेकर करें तो सेनाओं में जाने का जज्बा युवाओं में काफ़ी होता है और देशभक्ति हमारे देशवासियों में कूट कूट कर भरी पड़ी होती है। लेकिन सेना में जाने के बाद दर बदर खबर यह भी आती रहती है कि सेना के जो आला अधिकारी हैं वो लोग सेना में जो सिपाही के पद पर जाते हैं उनसे घरों का काम काज करवाते हैं, तरह तरह के खाने पीने की भी असुविधाएं होती हैं, लेकिन देशभक्ति के वजह से कोई कुछ नहीं बोलता है, सब कुछ सहता है, करता है और अपने जो जिम्मेदारियां हैं उसको निर्वहन करता है। लेकिन हकीकत अंदर की क्या है? आपको भी पता है, हमारा देश पहले गुलाम हुआ करता था। 1947 से पहले हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी नियम कानून कायदे बनाए थे, क्या भारत सरकार को अब खत्म नहीं कर देना चाहिए? ये सवाल इसलिए है क्योंकि उन्हीं नियम कानून कायदों के वजह से एक हमारे साथ सज्जन व्यक्ति हैं और इन्होंने एयरफोर्स में अपना योगदान दिया है। अभी ये रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब हमारे साथ हैं और इनके साथ जो घटित हुआ है सुनकर आपको आश्चर्य हो जाएगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए तमाम नियम कानून कायदों से आज भी हम जकड़े हुए हैं। अगर जकड़े हुए हैं तो कौन इसे ख़त्म करेगा और कैसे इसका खात्मा होगा? अगर नहीं हुआ है अब तक तो क्यों नहीं हुआ है? कारण हम जाते जाते आपको जरूर बताएंगे। पहले आप समस्या सुनिए कि क्या क्या है। सर, थोड़ा बहुत परिचय आप अपनी जुबान से ही दे दीजिए। अगर मैं देता तो हो सकता है कुछ अधूरा रह जाता या फिर कुछ चीज़ें जो है मैं ज़्यादा हो सकता है जो नहीं था वो भी मैं बोल जाता। तो पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम वशिष्ठ नारायण है और द नेशनल स्लोगन सत्यमेव जयते को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूं और चाहता हूं कि लोग भी करें। मेरे पिताजी रिटायर्ड टीचर हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। 20 साल नौकरी करने के बाद जब रिटायर होकर के आया तो मुझे सबसे अच्छा काम लगा खेती का। उसके पीछे भी कुछ खास रीज़न है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। आपका जब आप एयरफोर्स में थे तो आपका कोड एक होता है हर एक सिपाही का, आपका कोड क्या था? कोड ये रैंक होता है हमारा, सार्जेंट, सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। अच्छा, वहाँ पर सत्यमेव जयते के साथ आप चलने वाले इंसान थे। क्या हो गया? अचानक से VRS लेना पड़ गया, VRS के लिए डालना पड़ गया? मार्च 2013 की बात है। एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में वेलफेयर परेड हुआ था। तो मुझे एक चीज़ बड़ा अजीब सा लगता है कि अपना ही प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए 49 ग्राउंड्स बने हुए हैं, जैसे कि रिपेयर वर्क ऑफ द एंसेस्ट्रल हाउस, टाइलिंग वर्क ऑफ द एंसेस्ट्रल हाउस। तो क्या 49 ग्राउंड ही हमारी समस्या है जिसके तहत हम पैसा निकाल सकते हैं? 49 ग्राउंड का मतलब कि 49 तरीके की कैटेगरी बनाई गई है कि आप दे करके अपना पैसा निकाल सकते हैं? जी। अच्छा, तो इसमें जो जो कैटेगरियाँ बनाई गई हैं उसके अतिरिक्त अगर हमारे पास कोई समस्याएं आ जाएंगी तो प्रोविडेंट फंड हमारा नहीं निकल पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इसके लिए ट्राई किया था। मेरे पिताजी ने कर्ज लिया हुआ था और उसको चुकाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी और एक बार मेरी बहन है, उसकी शादी होने वाली थी, तो मैं चाहा कि डॉक्यूमेंट में सही चीज़ डाल दूं कि मेरी बहन की शादी होने वाली है, मुझे 50,000 जो मेरा ही कटिंग होता है वो मिल जाए। तो मुझे मना कर दिया गया। इसके बाद कुछ पीरियड के बाद एक दरबार लगा जिसमें मैंने ये पॉइंट रेज कर दिया था। तो जो हमारे एयर ऑफिसर कमांडिंग साहब थे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छे और उन्होंने अच्छे ढंग से इनको हैंडल किया, जिसमें मेरा ये कहना था कि अपना ही प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए हम झूठ क्यों लिखें। मेरे पिताजी ने कर्ज लिया हुआ है और उसे
चुकाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, वाई शुड आई पुट अप द फॉल्स ग्राउंड इन द डॉक्यूमेंट रिपेयर वर्क ऑफ द एंसेस्ट्रल हाउस। इसके बाद मतलब आपके पिताजी ने कर्ज लिया था, तो पिताजी की कर्ज वाली बातें डॉक्यूमेंट में ना लिखकर हम झूठ बातें क्यों लिखें कि मुझे घर के रिपेयरिंग के लिए पैसे चाहिए? मुद्दा आपका ये था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मुद्दा था मेरा। हाँ। इसके बाद जो अकाउंट्स ऑफिसर थे कंसर्न, उनका जवाब आया कि ये एयरफोर्स में ऐसा ही होता है और आप, मेरी नौकरी 15 साल हो गई है और मुझे पता होना चाहिए। एयर ऑफिसर कमांडिंग साहब ने कहा कि आप किस लोन की बात कर रहे हैं, टेम्पोररी विड्रॉल या प्रोविडेंट फंड फाइनल विड्रॉल? मैंने कहा सर प्रोविडेंट फंड फाइनल विड्रॉल। इसके बाद सारे मतलब शांत थे। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल कोट किया, माई सिस्टर इज़ गोइंग टू बी मैरिड एंड शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। उसकी शादी के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं डॉक्यूमेंट में क्यों झूठ लिखूं कि टाइलिंग वर्क कराने के लिए मुझे पैसे चाहिए, घर में टाइल्स लगाने के लिए पैसे चाहिए। देखिए जरा घर का दृश्य आप देख लीजिए, यही इनके घर का दृश्य है। ये वीआरएस लेने के बाद ये यहाँ पर तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। तारापुर में ये आकर के घर बनाए हैं और देखिए यही टाइल्स लगवाने के लिए सरकार बोल रही थी कि जो पैसा आप बचा कर रखे हैं बहन की शादी में ना लगाकर इसमें टाइल्स आप बना लीजिए। हालांकि घर तो बिल्कुल नया अभी बना है, लेकिन फिर भी देख लीजिए घर की क्या कंडीशन है और इसी में ये रहते हैं और गुजारा करते हैं। तो आपने ऐसा किया? जस्ट थोड़ा बैक जाना चाहूँगा। मेरा पैतृक घर जो है यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है, बंसीपुर। अच्छा। तो पहले मैं वहीं पे रहता था और जो ये इवेंट हुआ था उसी घर को लेकर के रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने ये घर बनाया हुआ है। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जिस प्रकार से जो भी प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए 49 प्रकार की जो कैटेगरियां बनाई गई हैं, क्या उसमें बहन की शादी की जिम्मेवारी वाली कैटेगरी ही नहीं है? क्या उसमें पिताजी के जो कर्ज ऊपर है, पिताजी के ऊपर जो कर्ज है, क्या वो कैटेगरी में नहीं रखा गया है? बिल्कुल नहीं, इसी चीज़ के लिए मैं फाइट कर रहा था। और जब मैंने ये 2 एग्जांपल पुटअप कर दिए तो साहब का कहना हुआ कि ठीक है, कंसर्न एएफओ हैज़ टू बी चेंज, यानी एयरफोर्स का जो ऑर्डर है उसको बदलना होगा। इसके बाद मैं जम्मू से पोस्टिंग चलाया। अच्छा, जो नियम कानून 49 कैटेगरी के हैं इसको पहले बदलना होगा, तब हम आपको इसके लिए फंड रिलीज करेंगे। हाँ, इस मतलब इसमें संशोधन करना पड़ेगा इस कानून में, यानी उन्होंने मेरी बात को मान लिया। अच्छा। इसके बाद मैं जम्मू से पोस्टिंग आ गया इलाहाबाद और मैं 1 साल तक इंतजार किया कि शायद अब ये कानून बदल जाए और सत्यमेव जयते के साथ में चलूँ। कहने का मतलब है कि जो ग्राउंड है उसी के, जो जेन्युइन ग्राउंड है उसी के तहत में पैसा घर रिपेयरिंग के लिए पैसे ना देकर बहन की शादी के लिए लिख कर लिखित तौर पर मुझे मिल जाए, कानून बदल जाए। जी, या तो मानिए छोटे भाई का बिजनेस करना है, उसके लिए मुझे एक ट्रैक्टर खरीदना है, तो मैं ये लिखना चाहता था। जब इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष को मैंने चिट्ठी लिखी। मतलब मैंने उनको, उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? एयर चीफ मार्शल अनूप राहा। अच्छा। इसके बाद रिप्लाई आया कि व्यूज सीन बट नॉट कंसीडर्ड। मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो उस समय मेरी नौकरी 15 साल हो गई थी और पेंशन मुझे इंटाइटल्ड हो गया था। तो मैं सोचा कि मैं अब रिटायरमेंट ले लेता हूं और मेरे लिए नौकरी सूटेबल नहीं है। फिर मैंने वीआरएस एप्लीकेशन डाल दिया जिसमें यही ग्राउंड लिखा कि अपना ही प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए 49 ग्राउंड से बाध्य किया जाता है। मुझे ये हार्ड लगता है, आगे चल करके मैं खेती करना पसंद करूँगा और मुझे वीआरएस दे दिया जाए। तो कंसर्न ऑफिसर आईसी के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मेरे से कई सवाल किए कि जब आपका यही सिद्धांत है तो आपको नौकरी में नहीं आना चाहिए था। तो मैंने उनको बोला कि मैडम, जब एक आदमी भूखा नंगा घराने से होता है तो धर्म अधर्म क्या होता है उसे पता नहीं होता है। मैं आ गया, लेकिन यहाँ एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे कंपेल कर रहा है कि आप झूठ लिखिए। तो उनका कहना था कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मतलब कभी कभी झूठ बोला जा सकता है। देन आई डे रिप्लाई लाइक, लेकिन इससे, इस प्रकार के झूठ बोलने से वायुसेना को क्या फ़ायदा होगा कि हम झूठ बोल दें? और नुकसान ही होगा ना। कल एक झूठ बोलेंगे, परसों 2 और झूठ बोलेंगे, फिर हमारा वो चैन झूठ बोलने का बिजनेस शुरू हो जाएगा कि हम झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे। तो मैडम को बताया, मैडम देखिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। योग की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा की बात होती है तो भगवान राम, और सत्य की बात होती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम होता है। मैं उनका पुजारी हूँ और मैं यही चाहूँगा कि इसमें मैं समझौता करना नहीं चाहता हूँ। फाइनली वो बोली कि ठीक है, लेकिन मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद क्योंकि आपने उसमें जेन्युइन कारण लिख दिया है और वो कारण 49 टाइप के बनाए गए कैटेगरी में नहीं आते थे। हाँ, कैटेगरी में नहीं। और मेरा तो ये जो एप्लीकेशन था ये था कि मुझे अब नौकरी से मतलब ये इस्तीफा मैं लेना चाहता हूँ कि आगे चल के मैं खेती करूँगा या गाय का दूध बेचूंगा, अगर उसमें पानी नहीं मिलाया तो सत्यमेव जयते लागू है।
बिल्कुल। इसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई कर्नाटक बेलगांव। वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक अजीब सी घटना हुई मेरे साथ। नॉर्मली एप्लीकेशन में यही लिखा जाता है कि छुट्टी लेने की बात होती है तो मेरी पत्नी बीमार है या मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे सीएल दिया जाए। वहाँ मैंने एप्लीकेशन में लिख दिया था कि मेरा गैस स्टोव ख़राब है, उसको रिपेयर करवाना है। तो क्या आपका गैस स्टोव खराब था? जी, मेरा गैस स्टोव ख़राब था और बच्चे की फ़ीस भी जमा करनी थी। 2 दिन का सीएल चाहिए था, सीएल ऑथराइज होता है, तो मैंने सच लिख दिया। ये मीटिंग हुई और मुझे पागल खाना भेज दिया गया है, साइकेट्रिक वार्ड। अच्छा, अगर आपने स्टोव का लिख दिया तो आप पागल हो गए, पागल खाना भेज दिया गया। जी, और भी कुछ कुछ इवेंट्स हुए थे साथ में, बट साइकेट्रिक वार्ड गार्ड लगा करके मुझे भेज दिया गया पागल खाना। पागल खाना। वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने मेरे से जाते ही इंटरव्यू लिया और बोला कि आप सच सच बताओ कि क्या बात हुआ है। तो मैंने बोला कि सर सच बोल दिया, सच लिख दिया, इसीलिए मेरी हालात हो गई। सो छुट्टी के एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए मैंने लिख दिया था सही चीज़ कि मेरा गैस स्टोव ख़राब है, उसको रिपेयर करवाना है और बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, मुझे 2 दिन का सीएल दिया जाए। तो उन्होंने पूछा कि दारू पीते हो? मैं बोला सर मैं छूता भी नहीं हूँ। बोला मांस मछली खाते हो? मैं बोला मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ। बोला मुंह से बदबू आ रही है, सिगरेट पीते हो? मैं बोला नहीं सर, मैं ड्यूटी पे था, ड्यूटी पर से स्कॉट लगा करके 3 गार्ड के साथ भेज दिया। 2 दिन तक मैं बस और ट्रेन पे रहा और जो है नहाया धोया नहीं हूँ तो बदबू करेगा है। बोला ठीक है, एयरफोर्स कैंपस में तुमने गाय रखने का परमिशन भी मांगा था क्या? मैं बोला सर मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। उनका कहना हुआ वो सेंटेंस मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद मतलब वो हमारे फेवर में आ गए, बोले कि ठीक है आप रहिए यहाँ पे जो है कुछ दिन और हम आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, उसमें लिखेंगे कि आपको बेकार में यहाँ भेजा गया है और आप बिल्कुल फिट हैं। और फिर ये गलत आरोप आपके ऊपर लगाकर भेजा गया। जी, और उन्होंने फिर मुझे वो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जो कि डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट्स मेरे ये पास तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने दर्शकों को हम आखिर में दिखाएंगे कि वीआरएस लेते टाइम इन्होंने क्या लिखा था और क्या वीआरएस में इन्होंने मांग किया था और क्यों ये घर आना चाहते थे। साथ ही साथ हम ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे आखिर में वीडियो के कि देख लीजिए यही वो डॉक्यूमेंट्स है जो इन्हें सर्टिफिकेट के तौर पर डॉक्टर की तरफ से मिला था कि आप दिमागी हालत से मजबूत हैं। जी। इसके बाद जब मैं सेक्रेटरी वार्ड से वापस आया तो मुझे पता था कि मतलब मेरी पत्नी भी परेशान रही, तो मेरी वाइफ ने मतलब लेटर लिखे, एक गांधीनगर कमांड, एक वायुसेना अध्यक्षा दिल्ली और एक चिट्ठी इन्होंने रक्षा मंत्री को लिखा। आपकी पत्नी ने? जी, अच्छा। मिसेज पिंकी नारायण। और तीनों एप्लीकेशन में बेसिकली यही चीज़ दिखाया गया कि मेरे पति देव ने घर के कामकाज के लिए 2 दिन की छुट्टी मांगी, छुट्टी ना दे करके इनको मेंटल करार दे दिया गया। जो मेंटल करार कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड और ज़्यादा नौकरी करे और इनको वीआरएस दे दिया जाए। इस पर रक्षा मंत्रालय से इंक्वायरी आ गई और इंक्वायरी के जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, हंसी खुशी में घर वापस आ गया। और डॉक्यूमेंट्स की संख्या अधिक होने लगी है, साथ साथ दिखाते चलिए बीच बीच में ही दिखाते चलिए। और जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले आप ये वीआरएस की कॉपी देख लीजिए। यही वो वीआरएस की कॉपी है और इसमें इन्होंने देखिए यहाँ पर कॉलम में सीधे सीधे इन्होंने कोट किया है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने यहाँ से वीआरएस लेने के बाद जब घर जाएंगे तो खेती करेंगे, किसानी करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। और इसमें साफ साफ तौर पर जो आपने लिखा था, रीज़न दिया था 49 ग्राउंड को। हाँ, 49 ग्राउंड के तहत ही पैसा निकाला जाता है। ये मुझे हार्ड लगता है। यहाँ पे लगता है कि सत्यमेव जयते का मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ। सब सत्यमेव जयते के नीचे ही काम करते हैं। वो तो ये नियम कब से चला आ रहा है? अब मैं तो 20 साल नौकरी किया, तो जब मैं विक्टिम हुआ, जब से योगा वगैरह स्टार्ट किया, पूजा पाठ के लाइन पे आया, मैं भी पहले झूठ बोलता था। आई चेंज्ड माई ट्रैक। तो इसके बाद जब मैं कब चेंज हो गए सर? ये दिल्ली में उसमें पोस्टेड था 2011 के लगभग की बात है। अच्छा। परिस्थिति मुझे इस रास्ते पे ला करके खड़ा कर दिया। नहीं तो पहले मैं भी झूठ लिखता था, झूठ बोलता था, मांस मछली अंडा सब खाता था, फिर मैंने सब छोड़ दिया। फर्क नहीं पड़ता था पहले कि हम झूठ बोल रहे हैं, किसी का नुकसान हो रहा है या भला हो रहा है। मज़ा आता था झूठ बोलने में। मतलब कि चलो किसी को ठग लिए, ट्रेन पे बिना टिकट का बैठ गए तो लगता था आज मैंने इतने पैसे बचा लिए, आज बहुत गिल्टी होता है। और आज तो मतलब वो अगर ट्रेन में टिकट ना कटा पाऊँ तो लगता है वो पैसा कहाँ मैं दान करूँ या रेलवे में किसको दूँ कि वो पाप से मुक्ति पा जाऊँ। अच्छा, दूसरा ये जो सर्टिफिकेट आपको मिला था डॉक्टर की तरफ से, वो सर्टिफिकेट ज़रा हमें दिखाइए। ये वो सर्टिफिकेट है और देखिए यहाँ पर येलो रंग से ये पूरा कोट कर दिया गया है और डॉक्टर ने जो इन्हें सर्टिफिकेट दिया है और जिसका ये दावा कर रहे हैं, ये वही कॉलम है। डॉक्टर ने साफ साफ लिखा कि आप मानसिक तौर पर मजबूत हैं और मजबूत होने के साथ आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं।
आप जा सकते हैं और सेना में एक बार फिर से अपना योगदान दे सकते हैं। ये उन कानूनों के खिलाफ है जिनके खिलाफ ये लड़ने की बात कर रहे थे और जिन कानूनों को लेकर के इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। और ये पूरा खेल आपको एयरफोर्स में हो रहा था। एयरफोर्स में जाने के बाद या हमारी वीडियोस देखने वाले अगर एयरफोर्स के कोई रिटायर्ड कर्मी होंगे या फिर एयरफोर्स में कार्यरत अभी सेना के जवान होंगे, शायद उन्हें भी इन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता होगा या फिर नहीं, ये सर झूठ बोल रहे हैं या नहीं। हम कभी ना एयरफोर्स में ज्वाइन किए हैं, ना ही हमें उसके नियम कानून कायदों के बारे में पूरा पता है, क्योंकि मीडिया वहाँ नहीं जा सकता है। और नियम कानून कायदे क्या चलते हैं अगर हम यहाँ से जितना गूगल सर्च करके अगर जान सकते हैं, अब भी घर से बैठकर जान सकते हैं। तो जो लोग एयरफोर्स में काम कर चुके हैं, योगदान अपना दे चुके हैं, वही बताएंगे कि कितना इनकी बातों में धार है, कितना ये सही बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आगे की सिलसिला हम जारी रखते हैं तब तक। हाँ, ये आपकी मैडम ने रक्षा मंत्री जी को जो पत्र लिखा था, जो पत्र लिखा अपने हाथ से, वो है। हाँ, ये देखिए, ये उन्होंने पत्र लिखा था और इस पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि सेवा में रक्षा मंत्री जी विषय हस्बैंड के रिटायरमेंट के लिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना किया जा रहा है कि हमें मेरा जान बख्श दो, मुझे जाने दो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। श्रीमान, मैं पिंकी नारायण, ठीक है, ये पूरा बैच नंबर इनका यहाँ पर डाल दिया गया है। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में सर्विस करते हैं। श्रीमान, घर के काम के लिए इन्होंने 2 दिन की छुट्टी मांगी जो नहीं दी गई और इनको मेंटल करार करके हॉस्पिटल में भेज दिया गया। श्रीमान, मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ठीक है कहकर वापस भेज दिया है। हालांकि यहाँ पर वापस कोट करना भूल गई हैं। श्रीमान, मैं अफवाह कमांड और अफवाह चीफ, ये अफवाह क्या है सर? एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। अच्छा, अफवाह चीफ के पास इनके रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन 8 मार्च 2017 को भेज दी हूँ। एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी को मैं भेज रही हूँ, यानी इस डॉक्यूमेंट के साथ में संलग्न करके भेजा गया। ये 14 मार्च 2017 को भेजा गया है। आपकी विश्वसनीय पिंकी नारायण, जो कि इनकी धर्मपत्नी है और इन्होंने एयरफोर्स के द्वारा की गई कार्रवाई से जो नाराज़ थी और जिन्हें ऐसा लगता था कि अब इनके हस्बैंड को एयरफोर्स में नहीं दिया गया था। ये क्या है? ये अफवाह को चिट्ठी, जो अफवाह को जो लेटर लिखे, अफवाह को जो लिखा गया था। हाँ, गांधीनगर कमांड एंड वायुसेना अध्यक्षा दिल्ली। हाँ, इसमें क्या पूरा जिक्र किया गया था? इसमें यही मैं बेसिकली जिक्र किया गया है कि मेरे पति ने घर के कामकाज के लिए 2 दिन की छुट्टी मांगी और छुट्टी ना दे करके मेंटल करार दिया गया। हाँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड और ज़्यादा नौकरी करें और इन्हें रिटायर कर दिया जाए। ठीक है, अब आगे उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? जब ये तमाम चीज़ें, उसके बाद वीआरएस लेने की आप कोशिश कर रहे हैं, वीआरएस मिल गया आपको? जी नहीं, वीआरएस नहीं मिला और सिस्टम ने अंत में वही बोलता है कि सत्य और धर्म की विजय होती है। और मैं 20 साल हंसी खुशी करके नौकरी वापस चला गया। बीच में मैं डिप्रेशन में भी गया था। ऑफ कोर्स मैंने देखा कि ऐसा करने के बाद काफ़ी सारी परेशानियों से मुझे गुजरना पड़ा एंड फाइनली वही होता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और मैं वापस आ गया और आने के बाद मैं सोचा कि अब मैं कोई भी नौकरी नहीं करूंगा, सरकारी या प्राइवेट, क्योंकि जहाँ जाऊंगा फिर मुझे झूठ बुलवाएगा और फिर मेरी लड़ाई होगी। इसलिए मैं सोचा कि झूठ से संन्यास ले लिया। झूठ। इसके बाद मैं सोचा कि मैं गाय चराऊंगा और उसका दूध बेचूंगा और दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा तो सत्यमेव जयते लागू हो जाएगा। तो हम सब खड़े हैं, ऐसे में आपका डिपार्टमेंट ही आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। क्या ये कितना सही है? देखिए, सिस्टम कोऑपरेट करता है हमारा। अगर हम बिल्कुल सही हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे ऑफिसर्स देखे जो कि बहुत बोल्ड, बहुत ईमानदार, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उनको आज भी मैं लागू कर रहा हूँ। ईमानदार और इसमें बेईमान की बात नहीं है, बात नियम की है। आप नियम के खिलाफ ईमानदार भी तो नहीं जा सकता। हाँ, नियम में संशोधन होना चाहिए। अगर हम ईमानदार भी हैं तो हम बेबस हैं, माई हैंड्स आर टाइट, मतलब कहने का मतलब ये है। अच्छा, कभी कभार कुछ ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं कि जो सीनियर पद पर विराजमान हैं वो सिपाही जो पद पर जाते हैं उनसे घरों का काम काज करवाते हैं, इस तरीके की बयान भी सामने आते रहे हैं। इस पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। आप झूठ भी नहीं बोलना चाहते हैं इसलिए कमेंट भी नहीं करेंगे। हाँ, चूँकि मैं इस तरह का अगर इवेंट देखूँगा या कुछ मेरे ऊपर आएगा देन आई कैन स्पीक। जो मेरे साथ घटना हुआ उसके लिए मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। दूसरों को आपने देखा है कभी करते हुए या ये महज अफवाह ही है आपकी नज़र में, आपने नहीं देखा है अभी तक? नहीं, मैं एक कर्नल साहब के यहाँ जाता था तो बटमैन जो बोलते थे वो वहाँ पे रहता था, वो काम करते थे, ये मैंने देखा है। हाँ, तो वो तो हो सकता है ना कि काम करने के लिए ही घर में मिल गए होंगे।
होता है ना, ऐसा मिलता भी है। यस, ये अब अगर मुझे मैं बाई कुक अगर मैं जाता हूँ और कर्नल साहब के घर में मेरी ड्यूटी लगा दी जाती है तो मेरा तो काम वही है ना। हाँ हाँ, वो काम वहीं पे है, या क्या उसका पूरा है नहीं पता है आपको। हाँ, इतना मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। अगर वो इंटाइटल्ड है, ये कानून ही बना है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, फिर अगेन संशोधन की वो बात तो है। मेरी पसंद है ना, तभी तो मैंने ज्वाइन किया है। तभी तो मैंने ज्वाइन किया है। ये महज अफवाह है, लेकिन इन नियमों में बदलाव होने चाहिए जहां आपको अपने ही कामों के लिए झूठ बोलना पड़ता हो। जी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था हाँ, और अब तक हम चले आ रहे हैं। जी, अब अभी तक वही 49 ग्राउंड। आप बाहर आ गए हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई आपको पागल नहीं बोल सकता है, कोई आपको पागलखाना रांची नहीं भेज सकता है। सर, अब आप रक्षा मंत्रालय को क्यों नहीं लिखते हैं पत्र कि इन नियमों में बदलाव चाहता हूं, मैं पूर्व में इससे पीड़ित हो चुका हूं। रक्षा मंत्री साहब को तो चिट्ठी लिख ही दिया था मेरी मिसेज ने। हाँ। नहीं, उस दौर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आपका दायित्व तो बनता है ना। हाँ, जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। दायित्व तो बनता है, लेकिन वहाँ से आने के बाद इतने ज़्यादा हमारे पास मतलब एक तो एग्रीकल्चर में लिंक रहा, इसके बाद गांव घर में जो वृद्धा पेंशन विकलांग वगैरह जो बनाते रहा, आप देखे, इसके बाद तो फुर्सत भी कई बार नहीं हो पाती है। लेकिन दिमाग में ये चीज़ जरूर है कि जो गलत है। और एक बार संज्ञान में तो सरकार का दे ही सकते हैं। बहुत सारे कानूनों में बदलाव हो रहा है, क्यों ना ये झूठ के बदौलत टिकी हुई कानून को भी खत्म किया जाए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हो सकता है शायद इस माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँच जाए और नियम में संशोधन हो एक बार आरटीआई लगा के देख लीजिए। हाँ, लगाया जा सकता है, लेकिन अभी जो पीड़ित हैं बेसिकली वहाँ पे या जो करते हैं उनको फाइट करना। जैसे मैं वहाँ पे था तो मैं भुक्तभोगी था। कैसे फाइट करेंगे? आपका तो चलिए सच्चे जो है वो पराजित नहीं हुआ, पागलखाना नहीं गए। अगर कोई नहीं एविडेंस दे पाया और पागलखाना चला गया तो हाँ, तो फिर कोर्ट मार्शल तो तय है। फिर उसके बाद आपके ऊपर कानूनी प्रक्रियाएं भी तय है। हाँ, इसके बाद फिर सजा भी भुगतिए। हाँ, तो आप अब उस बंधन में नहीं है, तो उनके लिए तो फाइट कर ही सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। अगर कोई मुझे अच्छा सा पोस्ट मिल जाए तो जहाँ पे बैठ के हम कंट्रोल कर सकें इन चीज़ों को। नहीं, अभी उनके लिए आपको नहीं लगता आवेदन लिखना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए और सरकार को इससे अवगत कराइए, मांग कीजिए, देखिए कि बदलाव होता है कि नहीं। हो सकता है आपके जैसे और भी बहुत सारे पीड़ित हों जो आपके साथ आ जाएं, वो भी पत्र लिखने लगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ये तो सिस्टम में रह करके मैंने सरकार को, जैसे वायुसेना अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, ये सबमिट कर ही दिया था अपना व्यू कि 49 ग्राउंड्स के तहत ही पैसा निकाला जाता है। अब की मैं बात कर रहा हूँ, तब की नहीं। रक्षा मंत्रालय को लिखिए, रक्षा मंत्री को लिखिए। हाँ, लिखना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। अगर आपके करने से कुछ बदला ही नहीं तो फिर आपके काम तो विफल हो गए ना। बिल्कुल, ये बदलाव आना चाहिए और करना चाहिए। लिखेंगे आगे? हाँ, लिखेंगे। चलिए, ये हमारे साथ वशिष्ठ नारायण जी थे जो अभी तारापुर में इनसे हमारी मुलाकात हुई और इनके प्लानेट के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में भी ये योगदान दे रहे हैं, दिखाएंगे अगले वीडियोस में। लेकिन फिलहाल इनकी बातों में कितनी सच्चाई है इससे हम अवगत नहीं है। इनके पक्ष को महज हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप भी ज़रा इसे देखिए, समझिए, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी सेवानिवृत्त हो चुके, योगदान दे चुके एयरफोर्स में अगर कोई कर्मी हैं तो उनसे आप संपर्क करिए और जानने की कोशिश कीजिए कि जो 49 जो कैटेगरीज जो बनाए गए हैं, यानी 49 तरीके की जो चीज़ें बनाई गई हैं, कि आप किस किस कारण से अपना प्रोविडेंट फंड ले सकते हैं, अपने पैसे को आप सरकार से निकाल सकते हैं, मांग सकते हैं, क्या उनमें पारिवारिक समस्याओं को शामिल किया गया है या नहीं किया गया है। ये तमाम चीज़ें आप जानिए और आप भी हमें कमेंट करके बताइए क्या है। और अगर ऐसा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इस कानून से अगर लोग पीड़ित हैं तो क्या आपको लगता है बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सवाल हम आप पर छोड़ जा रहे हैं। अगर बदलाव होगा तो कैसे होगा, आगे हम आपको जरूर दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.